आज के पाठ का शीर्षक है हिंदी रंग चिंतन मोहन राकेश। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप मोहन राकेश के रंग चिंतन संबंधी विचारों को जान सकेंगे, मोहन राकेश की नाट्य शिल्प अवधारणा को समझ सकेंगे, हिंदी रंगमंच के पटल पर मोहन राकेश के योगदान को जान सकेंगे। नाटक एक सर्जनात्मक और प्रयोगपरक कला है। वह लोकानुरंजन, लोक शिक्षण का एक सर्वाधिक सशक्त माध्यम है और इसीलिए नाटक को लोक वृत्तानुकरण कहा गया है। लोक की मानसिकता, उसके आचार विचार व्यवहार के क्षेत्र, उसकी प्राथमिकताएं एवं उसकी आवश्यकताएं समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। नाटक इन्हीं बदलती विकसित होती स्थितियों परिस्थितियों का आकलन कर उन्हें लोक को लौटाता है। प्रख्यात नाटककार मोहन राकेश आधुनिक काल के सर्वाधिक चर्चित और रंग विवेक संपन्न प्रबुद्ध नाटककार हैं। हिंदी नाटक के क्षेत्र में मोहन राकेश का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना होने के साथ साथ सुखद अनुभूति का एहसास भी है। हिंदी रंग चिंतन में चेतना का संचार करने में, नाटक को रंगमंच से जोड़कर सही अर्थों और संदर्भों में प्रतिष्ठित करने की दिशा में, रंगमंच की पृष्ठभूमि में नाटककार की भूमिका निश्चित करने में मोहन राकेश का अतुलनीय स्थान है। वे हिंदी के प्रथम ऐसे यशस्वी नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा और नवीन उद्भावनाओं द्वारा नाट्य क्षेत्र में प्रचलित तमाम अवधारणाओं को बदलते हुए उसे एक नया क्षितिज प्रदान किया। एक संवेदनशील एवं जागरूक नाटककार होने के नाते मोहन राकेश ने अपने समय के मानव जीवन तथा मूल्यों का चित्रण अपने नाटकों में बखूबी किया है। संस्कृत व हिंदी साहित्य के गंभीर अध्ययन, विश्व साहित्य के प्रति गहरी अभिरुचि रखने के कारण तथा 19वीं शती के मध्य से पश्चिम में शुरू हुए कला आंदोलन व चिंतन से भी प्रेरणा लेकर राकेश ने जहाँ नाट्य शिल्प संबंधी कुछ प्रेरणाएं एवं स्रोत ग्रहण किए, वहीं अपनी अनूठी प्रतिभा से कुछ प्रयोग भी किए एवं नाट्य शिल्प संबंधी कुछ अवधारणाएं भी निर्धारित की। अपने कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए राकेश ने जिन नाट्य सिद्धांतों व अवधारणाओं का प्रयोग किया है, वे ना तो सिर्फ प्राचीन भारतीय नाट्य सिद्धांत हैं और न सिर्फ पाश्चात्य ही। रस, वस्तु या चरित्र कुछ भी तो पहले का सा नहीं है, लेकिन उससे अपरिचित या भिन्न भी नहीं है। उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य एवं अपने समय तक के सभी प्रचलित नाट्य सिद्धांतों अथवा शिल्पों के बीच से एक नए नाट्य शिल्प की खोज करते हुए उसे तराशा, गढ़ा तथा अनूठे तेवर से संयुक्त करके एक नए नाटक व नाट्य शिल्प की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा मोहन राकेश शीर्षक कृति में गोविंद चातक का स्पष्ट कथन है कि मोहन राकेश ने पूर्व और पश्चिम के उसी सेतु पर अपने लेखन को टिकाया है और विश्वसनीयता की तलाश के बीच ही उसे सच्ची निजता दे पाया है। इस प्रकार हिंदी नाटक, रंगमंच एवं रंग चिंतन के क्षेत्र में राकेश ने एक नए युग का प्रवर्तन किया है। अस्तु प्राचीन नाट्य शिल्प से आगे बढ़कर मोहन राकेश रंग शिल्प संबंधी उन बिंदुओं की निरंतर खोज करते मिलते हैं जिनसे अनुभूति सहज ही अपनी अर्थवत्ता और अभिव्यक्ति पा सके। मिथ्या अहम भाव से प्रेरित होकर उन्होंने नाट्य चेतना का गला नहीं घोंटा। अपने नाट्य सृजन के क्षणों में अपने युग के नाटककारों, रंगकर्मियों, रंगालोचकों और रंग निर्देशकों की सही मान्यताओं की उपेक्षा नहीं की, अपितु उनकी तह में जाकर अपने रंग चिंतन को एक मजबूत व व्यापक रूपाकार दिया। राकेश ने नाट्य भाषा को नितांत एक नवीन मुहावरे में ढालते हुए उसे कथ्य संप्रेषण का जीवंत व सशक्त उपकरण बनाया तथा अपने सभी नाटकों में नाट्य विधा की अनिवार्य शर्त रंग कर्म की गहन समझ व क्षमता को प्रदर्शित करते हुए अपनी विशिष्टता एवं नायाब प्रतिभा का सबसे लोहा मनवाया। अपने रंग चिंतन के अंतर्गत मोहन राकेश ने रंग कर्म या रंग तंत्र के विविध पक्षों पर बहुत बारीकी और गहराई से विमर्श पेश किया है। राकेश ने नाटक और रंगमंच, रंगमंच और शब्द, हिंदी रंगमंच, दायरे से हटता दायरा तथा रेडियो नाटक शीर्षक कृतियों के अंतर्गत
नाटक और रंगमंच संबंधी अपने विचारों व प्रतिक्रियाओं को व्यक्त किया है। एक प्रतिबद्ध नाटककार होते हुए भी वे खुद को रंगमंचीय गतिविधि का अनिवार्य हिस्सा नहीं बना पाए थे। इसका एकमात्र कारण शायद ये है कि हिंदी रंगमंच में नाटककार के लिए एक निश्चित इकाई अथवा अवयव होने की कल्पना की जा सके, ऐसी स्थिति नहीं के बराबर है। किसी भी नाटक की मंचीयकरण प्रक्रिया में निर्देशक द्वारा नाटककार की मूल कृति या पांडुलिपि की जो मनमानी शल्य चिकित्सा की जाने लगती है, यह बात मोहन राकेश को बहुत ज़्यादा अखरती थी। इलाहाबाद में जब उनका प्रथम नाटक आषाढ़ का एक दिन खेला गया था, तो उसमें से नायिका मल्लिका की मां अंबिका की भूमिका को हटाकर उसके स्थान पर बाबा की भूमिका का निर्माण कर दिया गया था। मोहन राकेश किसी भी नाटक की रंगमंचीय प्रक्रिया अथवा प्रस्तुतिकरण में नाटककार को भी एक अनिवार्य अंग मानते थे। उनकी यह सोच थी कि नाटककार पूरी रंग प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग बन सके। यदि नाटककार और निर्देशक में एक तरह का अहम व दर्प रहा, तो आधुनिक मंच को सही रंगमंच भला कैसे मिलेगा। इसके लिए नाटककार और निर्देशक की मनोदशा एक होनी चाहिए। उनके परस्पर विमर्श से ही सही रंगमंच या सही नाटक का निर्माण संभव है। किसी भी नाटक के सफल मंचन में वास्तविक प्रश्न नाटककार और निर्देशक के संबंध का है। जहां दोनों के बीच तालमेल नहीं होता, वहां स्वभावतः एक संकट उठ खड़ा होता है। पर सही तालमेल रहने पर दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर सकते हैं। कहना ना होगा कि राकेश के रंग चिंतन की विशिष्टता नाटक की रचना प्रक्रिया और रंग प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध बनाने में है। रंगमंच की तलाश में मानवीय जीवन और उसके परिवेश की गहरी पहचान को नाटककार राकेश आवश्यक मानते थे, क्योंकि इसी तलाश में रंगशिल्प आकार लेगा। शब्दों का रंगमंच केवल शब्दकार का रंगमंच नहीं हो सकता। शब्दकार, परिचालक और अभिनेता, इनके सहयोगी प्रयास से ही उसके स्वरूप का अन्वेषण और परिसंस्कार किया जा सकता है। मोहन राकेश ने अपने लहरों के राजहंस का पुनर्लेखन निर्देशक श्यामानंद जालान से बहस मुबाहिसे के बाद किया और तब उसका सफल मंचन किया गया। कम से कम हिंदी नाटक के संदर्भ में शायद पहली बार लेखन और प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को उस रूप में साथ जोड़ा जा सका था। इसे संभव बनाने के लिए जो अनुकूल वातावरण मुझे वहाँ मिला था, मैं समझता हूँ कि उसी तरह के वातावरण में रंगमंच की वास्तविक खोज की जा सकती है, लेखन के स्तर पर भी और परिचालना के स्तर पर भी। सचमुच ये प्रयोग हिंदी रंगमंच, रंग चिंतन और नाट्य लेखन के लिए एक वरदान सिद्ध होगा, यदि लेखक और निर्देशक परस्पर सौहार्दपूर्ण ढंग से इस बात का पालन अनुपालन करें। केवल परिचालक निर्देशक पूरी रंग प्रक्रिया का अकेला नियामक नहीं है। नाटक के प्रस्तुतिकरण में नाटककार भी हिस्सेदार हो सकता है। इसीलिए नाट्य लेखन के लिए राकेश ने लेखक को उदारतापूर्वक निर्देशक और प्रेक्षक से जुड़ने की बात भी की है। उनके अनुसार नाटककार और निर्देशक के आपसी तालमेल से ही हिंदी में नए नाटक और रंगमंच का आविर्भाव संभव है। चूँकि किसी भी नाटक में अधिकांश कार्य व्यापार नाटकीय तनाव से प्रेरित होते हैं, नाटकीय तनाव नाट्यशिल्प और रंगशिल्प के बीच एक सेतु का कार्य करता है। यह एक ओर नाट्य रचना को गहराई प्रदान करता है, तो दूसरी ओर प्रेक्षकों के ध्यान को भी बांधे रखता है, और इसीलिए राकेश ने रंगशिल्प में इसके सर्जनात्मक प्रयोग पर बल दिया है। मोहन राकेश ने भाषा की लय और इसकी शक्ति की खोज करते हुए इसे शब्दों में निहित ध्वनि के साथ जोड़ने की बात की है। अपने शब्द और ध्वनि शीर्षक आलेख में वे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मानव मन के भाव संकेतों को ध्वनित करने की प्रक्रिया अपने ही शब्द के ध्वनि रूप को उद्घोषित करती है, क्योंकि किसी भी भाव के संप्रेषण के लिए सृष्टि शब्दों की नहीं, एक विशेष लय में कुछ ध्वनियों की होती है। वस्तुतः काव्यानुभूति और नाट्यानुभूति के अद्भुत संयोग से बनी व्यंजना व दृश्यत्व प्रधान रंग भाषा और हरकत के संबंध को संप्रेषित करने पर राकेश का सर्वाधिक जोर है। चूँकि राकेश ने नाटक को एक दृश्य काव्य मानते हुए भी रंगमंच को मूलतः श्रव्य माध्यम कहा है, अर्थात शब्दों
और शब्दों के संयोजन से ही, लय और ध्वनि से ही दृश्यत्व पैदा हो, न कि बाह्य व स्थूल उपकरणों से। नाटकीय शब्द की इसी खोज के फलस्वरूप वो किसी भी नाटक में बाह्य उपकरणों या दृश्य विधान जैसी चीज़ों को नगण्य करने पर बल देते थे। यद्यपि रंगमंच के सारे उपयोगी तथ्य या अभिनय की सूक्ष्मतम स्थितियाँ उनके मन मस्तिष्क में यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान रहते हैं, यह राकेश के आंतरिक शिल्प की एक महती खोज है। अस्तु उनका नाटककार निरंतर सर्जनात्मक क्षमता की खोज में तल्लीन रहा। किसी भी नाटक के लिखित रूप में शब्दों के बीच की मौन या निशब्दता अपने में नाटकीय तनाव और कसाव को वहन करने के कारण बहुत सार्थक होती है। इस चुप्पी में रंग दर्शक को अधिक आंदोलित करने की क्षमता विद्यमान रहती है। मोहन राकेश ने अनेक सघन भाव स्थितियों को समझने से महसूस करने तक की स्थिति हेतु नाटक में नाटकीय विराम के प्रयोग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। वस्तुतः देखा जाए तो नाट्य विधा एक बिंब प्रधान माध्यम है और रंगमंच में बिंब की उत्पत्ति शब्दों रूपी बीज से होती है। कितनी ही बार अनकहे शब्द बिंब के साथ चलते चलते बिना ध्वनियों के भी अपना अभिप्रेत अर्थ ध्वनित कर देते हैं। मूक अभिनय रंगमंच का एक अन्य आयाम है। मोहन राकेश के अनुसार मूक अभिनय के लिए रंगमंच की अपेक्षा सिनेमा माध्यम अधिक सार्थक है, क्योंकि सिनेमा माध्यम में प्रमुख भूमिका बिंब की है, जबकि रंगमंच में शब्द की। नाटक में साहित्यिक अतिरेक भी न्यून होना चाहिए। नाटकीय तनाव या द्वंद्व को यदि नाटक के प्राण की संज्ञा प्रदान की जाए तो शब्द को उसका शरीर कहा जाएगा। मोहन राकेश का स्पष्ट अभिमत है कि दृश्य काव्य होते हुए भी नाटक शब्दाश्रित विधा है। आज सिनेमा तथा दूरदर्शन में जितनी सहजता के साथ दृश्यात्मक विविधता की रचना की जा सकती है, बहुत प्रयत्न करने पर भी नाटक में संभव नहीं। सिनेमा में केवल दृश्य मात्र एक महान मानवीय अनुभव जगा सकता है, जबकि नाटक में अभिनेता के बिना किसी प्रकार के मानवीय अनुभव की बात सोची ही नहीं जा सकती। इस प्रकार सिनेमा मूलतः एक दृश्य माध्यम है, जहां दृश्य की अपेक्षा के अनुसार शब्दों और ध्वनियों का संयोजन होता है, जबकि रंगमंच पर शब्दों के अनुरूप दृश्य योजना होती है। इसके साथ ही रंगमंच में दृश्य की आपेक्षिक स्थिरता के बावजूद जो एक आंतरिक गति रहती है, वह शब्दों और ध्वनियों की निरंतरता से ही उपजती है। भले ही रंग अनुभव की सार्थकता दृश्य और श्रव्य सामंजस्य में है, किंतु यह भी स्वीकार करना होगा कि रंगमंच में भूमिका शब्द की ही है। नाट्य शब्द जहाँ एक तरफ वस्तुगत नाटकीय तनाव को रूपाकार प्रदान करता है, वहीं वो पात्रों के अंतर्मन की गहराई गुत्थियों को भी अभिव्यक्त करता चलता है और अनेक बार स्थान, काल और समय का बोध करवाने का दायित्व भी इन्हीं शब्दों का रहता है। इसलिए नाटककार को ऐसे शब्दों की तलाश रहनी चाहिए जो अपने अंदर एक पूरा जीवना अनुभव समेटे हुए हों। ऐसे शब्दों की तलाश द्वारा कोई भी नाटककार अपने नाट्य शब्दों को एक नया तेवर, एक नया संस्कार और एक नई भंगिमा प्रदान करने में सफल होता है। मोहन राकेश का नाट्य शब्द संबंधी चिंतन नाट्य समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण अवदान है। राकेश ने अपने रंग चिंतन में शब्द के दायित्व पर भी विशेष जोर दिया है। शब्द के दायित्व का अर्थ है नाटककार का दायित्व जिसे वह आज पूरा नहीं कर पा रहा है। अस्तु राकेश की अवधारणा है वास्तविक अभिनय शब्दों का नहीं, शब्दों के बीच से हुआ करता है। इसीलिए सफल संवाद योजना के लिए नाटकीय भाषा और शब्दों में एक विशिष्ट लय उत्पन्न करना अपेक्षित हो जाता है। उनका स्पष्ट मानना है कि शब्दों का सृजनात्मक प्रयोग उन संदर्भों की लय में और नई नई लय खोज सकता है। इसलिए कोई भी शब्द योजना बिना किसी एक आंतरिक लय के प्राणमान नहीं होती और ये लय या ध्वनि का ग्राफ ही उसकी वास्तविक अर्थवत्ता है। यह लय नियोजन अपने से ही कई कई बिंबों तथा मिथकों के संसर्ग मन में जगाकर शब्दों के व्याकरण विश्लेषित अर्थ से परे बहुत से अनिर्वचनीय तथा विश्लेषणातीत अर्थों की अनुगूंज मन में पैदा कर सकता है। हिंदी रंगमंच की संभावनाओं पर भी नाटककार मोहन राकेश ने गहन चिंतन किया। चूँकि नाटक जनमानस की सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं
और भाषा की साहित्यिक उपलब्धियों का ही प्रतिनिधित्व करता है, इस नाते एक भाषा के नाट्य साहित्य के अनुकूल रंगमंच की कुछ विशेषताओं की कल्पना की जा सकती है। रंगमंच अच्छे नाटकीय चरित्रों के चयन का केंद्र भी बन सकता है। रंगमंच का संपूर्ण वातावरण व परिवेश ही किसी नाटक को मांसलता प्रदान करता है। हिंदी रंगमंच का विकास समर्थ नाटककारों, निर्देशकों, अभिनेताओं और प्रेक्षकों के हाथों होगा और इस हेतु हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतीक बनना होगा। पश्चिमी रंग शैली और हरे या स्लेटी रंग की पृष्ठभूमि की बजाय हम हल्दी, चंदन और गेरू के रंग का स्पर्श देकर ऐसी पृष्ठभूमि की रचना कर सकते हैं जो सभी तरह के दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त और आंखों पर सुखकर प्रभाव छोड़ने वाली हो। राकेश वर्तमान एमेच्योर रंगमंच के रूपाकार के परिष्कार पर भी जोर देते हैं। उनका मानना था कि रंगमंच में प्रामेटर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रामेटर व पात्र की दोहरी आवाज़ें न सिर्फ नाटक का रस भंग करती हैं, अपितु वातावरण को अयथार्थ का रूप दे देती हैं। मोहन राकेश ने पाश्चात्य जगत के प्रसिद्ध नाटककार ब्रेख्त के काकेशियन चाक सर्कल की रंगमंचीय प्रस्तुति देखने के बाद नाटक के अनुवाद की भाषा में सही लय का अभाव, शब्दों व वाक्य खंडों के चुनाव के अंतर्गत झोल झटके की भी चर्चा की है। मोहन राकेश के रंग चिंतन के संदर्भ में उनके द्वारा अपने नाटकों में दिए गए लंबे चौड़े रंग निर्देश पर्याप्त चर्चा और विवाद का विषय रहे हैं। हिंदी रंग जगत में ऐसा कहा सुना जाता रहा है कि नाटकों पे अपनी निर्देशकीय टिप्पणियाँ देकर वे निर्देशक की स्वतंत्रता व अस्तित्व को खत्म करते हैं या कल्पना के तमाम अवसरों को नष्ट करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। उस समय उन रंग निर्देशों की अपेक्षा थी, क्योंकि हिंदी नाटक व रंगमंच पिछड़ा हुआ था। निर्देशक और अभिनेता के स्वतंत्र व्यक्तित्व की उस रूप में मौजूदगी नहीं थी जैसी कि उसके बाद में हुई। साथ ही ध्वनि व प्रकाश के सार्थक उपयोग की पृष्ठभूमि भी नहीं थी। और यह भी हो सकता है, जिसकी संभावना सर्वाधिक है, कि नाटककार राकेश के अवचेतन में नाटककार की अपनी सत्ता, भूमिका या अस्तित्व की बात रही हो। प्रसिद्ध नाट्यालोचक डॉक्टर गिरीश रस्तोगी के शब्दों में, नाटक निर्देशक की कल्पना से गलत प्रयोग से बिगड़ ना जाए, नाटक की आत्मा पर प्रहार न हो, इस दृष्टि से ही शायद राकेश ने अपने नाटकों में इतने पूर्ण रंग निर्देश, रंगचर्याओं का संकेत दिया है कि निर्देशक कभी कभी गौण लगने लगता है। जो हो, लेकिन उनके रंग निर्देशों का ऐतिहासिक क्रम में अपना विशेष महत्व है। इससे तो शायद ही कोई इनकार करे। मोहन राकेश ने अपने बारे में कहा है कि मेरे लिए अनुभूति का सीधा संबंध मेरे यथार्थ से है, और यथार्थ है मेरा समय और परिवेश। व्यक्ति से परिवार, परिवार से राष्ट्र और राष्ट्र मानव समाज तक पूरा परिवेश। मैं इनमें से किसी एक से कटकर शेष से जुड़ा नहीं रह सकता। अपने पास के संदर्भों से आंख हटाकर दूर के संदर्भों में जी नहीं सकता। कहना ना होगा कि राकेश का ये वक्तव्य उनकी रचना दृष्टि और रंग चिंतन पर स्पष्ट प्रकाश डालता है। उन्होंने नाटक को दृश्य काव्य मानते हुए भी रंगमंच को मूलतः श्रव्य माध्यम कहा है, यानी शब्दों और शब्दों के संयोजन से ही लय और ध्वनि से ही दृश्यत्व पैदा हो, न कि बाह्य और स्थूल उपकरणों से। नाटकीय शब्द की इसी खोज के कारण हमें उनके नाटकों में धीरे धीरे बाह्य उपकरण या दृश्य विधान जैसी चीज़ें नगण्य ही दृष्टिगोचर होती हैं, और यही राकेश की आंतरिक शिल्प की खोज है। वो रंगमंच की आंतरिक अपेक्षा को पहचानने समझने पर ही सर्वाधिक बल देते हैं, बजाय कृति के विषय को प्रधानता देने को। अनुभूति को किसी भी रंग रचना का प्रभाव बतलाते हुए वो उसको प्रधानता देते हुए कहते हैं कि एक कलाकृति के आंतरिक गुण की पहचान यह है कि उसमें संप्रेषणीयता कितनी है, वह एक अनुभूति को कितनी तीव्रता व ईमानदारी के साथ संप्रेषित करने में समर्थ है। मात्र संप्रेषणीयता की कसौटी नहीं, कसौटी है मर्यादागत संप्रेषणीयता। नाट्य रचना में तो इस संप्रेषणीयता का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि एक सफल, समर्थ, सार्थक अभिव्यक्ति ही लेखक व पाठक, नाटककार व दर्शक के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकती है।
किसी भी रचनाकार को इस कसौटी पर खरा उतरना ही चाहिए। नाटककार राकेश के अनुसार अनुभूति तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ही, परंतु अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता लाने के लिए बहुत दक्षता और शिल्प के अधिकार की अपेक्षा है, और यह स्वाभाविकता ही शायद एक रचना की सबसे बड़ी परीक्षा है। मोहन राकेश के रंग चिंतन में मुख्य अनुभव और अंतर्निहित यथार्थ मुख्य चीज है। रचनात्मक दृष्टि से कलात्मक या रूपात्मक प्रयोग गौण। वो कला शिल्प अभिव्यक्ति को अनुभूति से नहीं मानते। कला के शिल्प को कला की वस्तु या कलाकार की अनुभूति से अलग करके देखना भी मुझे गलत लगता है, क्योंकि अनुभूति का अपना ही एक शिल्प होता है जिसकी अपने माध्यमों की सीमाओं में हर कलाकार खोज करता है। हर युग की वास्तविक कला अपने युग कथ्य को अपने में समेट कर चलती है और उसी के अनुसार अपने अंदर से अपने शिल्प का विकास करती है। इसलिए शिल्प को तलाशने या बदलने की बात सवाल बनकर मेरे सामने नहीं आती। सामने आती है यथार्थ और उसकी अनुभूति को उसके अपने शिल्प में व्यक्त करने की बात, जो कि हर एक के लिए हर बार एक नई चुनौती हो सकती है। वो मानते थे कि कलागत मूल्यों को जीवन से अलग मानकर चलना रचना की संभावनाओं को अवरुद्ध कर देता है, और यही वो बात है कि राकेश पश्चिम के मूल्यों को आंख मूंद कर केवल चमत्कार प्रदर्शन हेतु ग्रहण करने से सदैव दूर रहे। अभिव्यक्ति के ऐसे खतरे उन्होंने नहीं उठाए। उन्होंने कला, शिल्प व फॉर्म को तोड़ा नहीं, बल्कि बदला है, वह भी रचना की अनिवार्यता के कारण। इसीलिए उनके साहित्य व चिंतन में आरोपित दर्शन मूल्यों, विचारों का अभाव देखने को मिलता है। वो अनुभूति की सर्वोपरि महत्ता को स्वीकार करते थे। वो रचना के लिए जीवन के स्पंदनों यानी अनुभूति के आवेग से पैदा होने वाली नई व सहज अभिव्यक्ति को साहित्य में बिखेरने पर बल देते थे। यथार्थ की प्रतिक्रिया से ही तो अनुभूति उत्पन्न होती है, पर जहाँ अनुभव कम होगा वहाँ यथार्थ केवल बौद्धिक रूप में होगा और लेखन प्रभावहीन व अस्थायी, और जिसमें इस यथार्थ की पकड़ जितनी गहरी होगी उसकी रचना दृष्टि से उतनी ही अधिक प्रामाणिकता मिलेगी। यथार्थ की इसी पकड़ और प्रामाणिकता के कारण ही कोई नाटकीय कृति समादर पाती है। इसलिए कोई भी रचनाकार सबसे पहले समाज यथार्थ, पूरा बाह्य परिवेश अपनी चेतना से जोड़े और किसी न किसी व्यक्ति या चरित्र को अपना माध्यम बनाकर उस समूचे सामाजिक यथार्थ को, अपने युग के मानव के अंतर्द्वंद को, पीड़ा को अभिव्यक्त करे। और नाटककार मोहन राकेश ने अपने नाटकों में यही तो किया है। उन्होंने जो देखा, अनुभव किया, उसी को अपने संपूर्ण साहित्य में अभिव्यक्त किया है। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि उनमें कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक चेतना की कोई कमी थी। उनके सभी नाटक और संपूर्ण साहित्य उनकी सृजनात्मक प्रतिभा की अनूठी बानगी है, जिनमें उनकी बहुमुखी चहुमुखी प्रतिभा को यत्र तत्र सर्वत्र देखा जा सकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नाटककार मोहन राकेश ने नाटक को सामूहिकता की एक चाक्षुक कला मानकर अपने रंग चिंतन में रंग तंत्र के अनेकानेक पक्षों को बेहद बारीकी से देखने, समझने, बतलाने का प्रयास किया है। वो ये बखूबी जान गए थे कि बिना रंग चेतना संपन्न हुए कोई भी नाट्यकृति प्रेक्षक को आकर्षित, प्रभावित नहीं कर सकती है। नाटककार और निर्देशक, नाटककार और प्रस्तुतकर्ता, नाटककार और अभिनेता के बीच की खाई को मिटाकर दोनों के बीच आने वाले अहम को दूर करने के लिए वो एक तरह से पूरे कटिबद्ध थे, और इसलिए रंग तंत्र के विविध पक्षों को रंगमंचीयता या प्रस्तुतिकरण की बारीक से बारीक बात का पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने अपनी सभी नाटकों में उनका सृजनात्मक प्रयोग करके अनूठी सफलता एवं प्रतिष्ठा पाई। इस प्रकार परंपरागत हिंदी नाट्यधारा से अलग समकालीन नाट्य परंपरा को एक नवीन, मौलिक, बदलती रंगधर्मिता से संपन्न, समृद्ध करके मोहन राकेश ने निस्संदेह हिंदी रंग चिंतन को नई दिशा दृष्टि और भावभूमि दी।